नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इग्नू क्लासेस में। आज हम लोग लेके आए हैं इग्नू के ES 116 के थर्ड चैप्टर को। तो चलिए शुरू करते हैं। सामाजिक समस्याएं भारतीय संदर्भ में। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि सामाजिक समस्याएं भारत में किस तरह की थी हैं। ठीक है, तो जैसे सामाजिक समस्याएं ऐतिहासिक चरण हो, समकालीन चरण, संरचनात्मक रूपांतरण, सामाजिक समस्याएं, नरम राज्य थे कुछ तरह से। तो उसमें धर्म, जाति, भाषा, जनजातीय, अल्पसंख्यक, जनसंख्या विस्फोट, तो इस तरह के बहुत सारे सामाजिक समस्याएं हैं हमारे देश में। तो आगे देखते हैं हमें भाग्यवाद, विशिष्टतावाद, सार्वजनिक संपत्ति के प्रति दृष्टिकोण किस तरह का, ठीक है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था, तो और भी कई सारी समस्याएं हैं जैसे बाल श्रमिक, निरक्षरता और शिक्षा प्रणाली, औद्योगिकरण और शहरीकरण। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं जिसमें जो हमारे भारतीय संदर्भ में सामाजिक समस्याएं हैं। तो हम अब इसका उद्देश्य देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संदर्भ में सामाजिक रूपांतरण और सामाजिक समस्याओं के संबंध का इतिहासगत बोध, संरचनात्मक रूपांतरण तथा सामाजिक समस्याओं के परस्पर संबंध का वर्णन, सामाजिक कारकों और सामाजिक समस्याओं के संबंध का स्पष्टीकरण तथा भारत में इन समस्याओं को निपटाने के लिए राज्य के हस्तक्षेप के स्वरूप का इंदिगत वर्णन। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रस्तावना कि प्रस्तावना में क्या बताया गया है। इस इकाई में हम सामाजिक समस्याएं भारतीय संदर्भ में चर्चा करेंगे। भारतीय समाज में कुछ अनूठी विशेषताएं हैं। आज भी भारतीय समाज अपने सुदूर अतीत से किसी न किसी रूप में निरंतरता बनाए हुए हैं। भारतीय समाज के आरंभिक काल में वर्णाश्रम, जाति, संयुक्त परिवार प्रणाली और ग्राम समुदाय जैसी सामाजिक समस्याओं का उदय हुआ, जो आधुनिक युग में बहुत सी सामाजिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है। भारत अति प्राचीन काल से ही एक बहुधर्मावलंबी, बहुभाषी तथा बहुक्षेत्रीय समाज रहा है। भारतीय समाज की इन विविधताओं के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक योगदान किया है और ये विविधताएं ही भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की शक्ति का स्रोत है। किंतु इसके साथ ही इन विविधताओं ने भारतीय समाज में सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक एकता के क्षेत्र में अनेक चुनौतियों को भी जन्म दिया है। तो आपने देखा कि प्रस्तावना में क्या बताया गया, किस तरह से बताया गया कि सामाजिक समस्याएं किस तरह से बहुत पहले से ही हमारे समाज में, हमारे देश में, भारत में विद्यमान हैं। ठीक है, आगे देखते हैं सामाजिक रूपांतरण और सामाजिक समस्याएं। हम इस पाठ्यक्रम की इकाई 1 में सामाजिक रूपांतरण और सामाजिक समस्याओं के बीच सैद्धांतिक संबंधों पर चर्चा कर चुके हैं। तो आपने पहले वीडियो देखी होगी तो आप समझ गए होंगे कि किस तरह की बात की गई है उन फर्स्ट इकाई में। तो आगे चलते हैं। इस संदर्भ में सामाजिक रूपांतरण और उनका सामाजिक समस्याओं से संबंधों के पहलुओं को ध्यान में रखना होगा। पहला है ऐतिहासिक और दूसरा है संरचनात्मक। सामाजिक रूपांतरण और उसका सामाजिक समस्याओं के संबंध में इतिहासगत बोध को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है विभिन्न ऐतिहासिक कालों अर्थात प्राचीन, मध्ययुगीन, आधुनिक 19वीं शताब्दी तक काल के माध्यम से सामाजिक समस्याओं को समझ लेना। दूसरा है समकालीन सामाजिक समस्याएं। सामाजिक समस्याएं क्या हैं, ऐतिहासिक चरण इसके क्या रहे हैं, तो देखते हैं। भारतीय समाज एक प्राचीन सभ्यता का अंग होने के कारण विभिन्न ऐतिहासिक कालों से होकर गुजरा है। भारत में वैदिक काल ने भारत में एक ऐसी सभ्यता का बीज बोया जिसकी विशेषता अत्यंत समुन्नत दर्शन, ज्योतिष विज्ञान और औषधि विज्ञान से है। इसका संस्थागत आधार वर्णाश्रम और जाति, धार्मिक अनुष्ठानों पर जोर, अनुष्ठानकर्ताओं की अन्य लोगों की तुलना में उस स्थिति तथा पशुओं की बलि चढ़ने के इर्द गिर्द केंद्रित था। भारतीय सभ्यता के आरंभिक चरण में प्रमुख सामाजिक समस्याएं थी। वे थी 2 प्रमुख सामाजिक समूह अर्थात आर्य और दास अथवा दस्यु के बीच पारस्परिक जैसा संघर्ष की वैदिक ग्रंथों में वर्णित है। सामाजिक वर्गीकरण के पालन पर जोर दिया गया, अनुष्ठान संपन्न करने पर जोर दिया गया, पशुओं की बलि चढ़ाने पर जोर दिया गया। इसके विपरीत जैन धर्म
और बौद्ध धर्म इन प्रथाओं के विरुद्ध में उभरे थे। यह ध्यान देने योग्य बातें हैं कि दोस्तों, वैदिक और उत्तर वैदिक युग में स्त्रियों की सामाजिक स्थिति काफ़ी ऊंची थी। ठीक है, इस युग में बाल विवाह आमतौर पर नहीं होते थे। भारत का इस्लाम से संपर्क, संघर्ष, कर्मिक अभियोजन, बढ़ता समन्वय और सांप्रदायिक वैमनस्य की पुनरावृत्ति के विभिन्न चरणों से होकर गुजरा है। मुस्लिम शासन के अभ्युदय के साथ में दो प्रमुख प्रवृत्तियाँ परिलक्षित होती हैं। पहली प्रवृत्ति बढ़ती हुई अंतर्मुखिता तथा अन्य लोगों के प्रति दूरी बनाए रखने की थी। इससे शुचिता और प्रदूषण की धारणा तथा छुआछूत की प्रथा को बल मिला। इस युग में समुद्र यात्रा पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए। फलस्वरूप भारतीयों में सर्वप्रथम तो उद्यम तथा साहसिक कार्य की भावना में कमी आई। द्वितीय स्तर पर बाहरी विश्व के साथ भारतीयों का संपर्क भी कम हुआ। आक्रमणों के प्रारंभिक चरणों में हिंदुओं में सती प्रथा और बाल विवाह की शुरुआत एक प्रकार से आत्म सुरक्षात्मक विधि के रूप में हुई। मुस्लिम जनसंख्या केवल थोड़ा सा भाग अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की और अरब देशों से भारत आया। शेष वे स्थानीय लोग थे जिन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया था। हिंदुओं के संपर्क में आने तथा धर्म परिवर्तन के कारण भारत में मुसलमानों पर जाति प्रथा का प्रभाव पड़ा। इस प्रकार सामाजिक ऊंच नीच विभाजन भारत के मुसलमानों में भी शुरू हो गया था। दूसरी ओर देखें तो दूसरे प्रकार की प्रवृत्ति अभिजनों तथा ऊंची जाति के हिंदुओं के एक वर्ग द्वारा मुसलमान शासकों के रीति रिवाजों का अनुकरण के रूप में दिखाई पड़ती है। इसे उत्तर भारत में ऊंची जाति के महिलाओं में पर्दा प्रथा को प्रोत्साहन मिला। मध्य युग में भक्ति आंदोलन ने समता का संदेश देकर तथा धार्मिक कर्मकांडों, जाति प्रथा तथा छुआछूत के विरुद्ध आवाज उठाकर भारतीय सभ्यता के मानवतावादी तत्वों को फिर से बलशाली किया। छुआछूत, बाल विवाह, सती और प्रथा और शिशु हत्या, संगठित रूप से ठगी जैसी प्रथाओं में भारतीय समाज में विशेषकर मुगल साम्राज्य के पनोतमुख काल में भरपूर वृद्धि हुई। धार्मिक विश्वासों ने तंबाकू, गांजा और अफीम के नशे को भारत में कुछ हिस्सों में वर्गीकृत प्रोत्साहित किया। 19वीं शताब्दी के आरंभिक काल तक भारत में औपनिवेशिक शासन पूर्णतः स्थापित हो चुका था। 1820 के बाद शासन के सुधारवादी रुख अपनाया। इस अवधि में बड़े पैमाने पर प्रचलित सती और ठगी प्रथाओं के उन्मूलन के लिए अनेक सामाजिक सुधार कार्यक्रम तैयार किए गए। 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल में सती, विधवा विवाह, आधुनिक शिक्षा का बाल प्रसार तथा छुआछूत की बुराई जैसी सामाजिक समस्याओं से संबंधित प्रश्न सुधारकों द्वारा उठाए गए। 19वीं शताब्दी में 4 प्रमुख सुधार आंदोलन चलाए गए। पहला था राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में चला गया ब्रह्म समाज। दूसरा स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा प्रतिपादित आर्य समाज। तीसरा था महादेव गोविंद रानाडे द्वारा चलाया गया प्रार्थना समाज। और चौथा था रामकृष्ण परमहंस की प्रेरणा से स्वामी विवेकानंद द्वारा चला गया रामकृष्ण मिशन। इन सुधार आंदोलनों ने छुआछूत, सती प्रथा, शिशु हत्या जैसी प्रथाओं का विरोध किया, विधवा पुनर्विवाह और आधुनिक शिक्षा का प्रचार किया। राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों ने सती प्रथा को सन 1829 में कानूनी तौर पर समाप्त कर दिया तथा आर्य समाज ने पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाति प्रथा की कठोरता को कमजोर करने तथा छुआछूत की प्रथा को कम करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रार्थना समाज के कार्यकलाप मुख्यतः बम्बई प्रेसिडेंसी तक ही सीमित थे। रामकृष्ण मिशन ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से हमारे समाज में किस तरह से कुप्रतियाँ, समस्याएं उत्पन्न रही थी। तो जो वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल था, तो उसमें स्त्रियों को बताया गया है कि सामाजिक स्थिति काफ़ी ऊंची थी। ठीक है, और इस युग में बाल विवाह, सती प्रथा आदि ये चीज़ें नहीं थी। ठीक है, लेकिन जब से हिंदू धर्म के बाद मुस्लिम धर्म हमारे देश में आया तो सती प्रथा और बाल विवाह एक विधि के रूप में आगे बढ़ा दिया गया, जिससे मुसलमानों को भी फ़ायदा हुआ और वे लगातार इसको निरंतर करते रहे। फिर छुआछूत, बाल विवाह, सती प्रथा और शिशु हत्या जैसी समस्याएं उभर कर सामने आई। फिर उन्होंने धार्मिक विश्वासों में भी इस तरह से जैसे गांजा, तंबाकू, अफीम आदि नशे की चीज़ों को भारतीय स्वयं प्रोत्साहित कर दिया,
जिससे कि उनको औद्योगिक क्षेत्र में भी लाभ हो पाए। लेकिन कुछ समय पश्चात देखा दोस्तों, 1820 के दशक के बाद कुछ सुधारवादी आंदोलन शुरू हुए, जिनमें प्रमुख 4 आंदोलन चलाए गए, जिनमें पहले थे राजा राम मोहन राय, दूसरे थे स्वामी दयानंद सरस्वती, तीसरे महान देव गोविंद रनाडे और चौथे थे रामकृष्ण परमहंस, जो कि स्वामी विवेकानंद द्वारा चलाया गया रामकृष्ण मिशन था। इनमें बहुत से सुधार आंदोलन हुए जो सफल रहे, बहुत से सुधार आंदोलन थे जो कुछ सफल हुए लेकिन कुछ ज़्यादातर सफल नहीं हो पाए। तो देखा दोस्तों आपने, इस तरह से हमें बताया गया कि ऐसी है। तो सामाजिक समस्याएं, समकालीन चरण। अब देखते हम आज के भारत की सामाजिक समस्याएं हैं। हालांकि इन्हें सामाजिक समस्याएं कहा जाता है, परंतु कुछ सामाजिक सांस्कृतिक तो कुछ आर्थिक और वैधानिक, इसलिए समकालीन सामाजिक समस्याओं को कोटियों में विभाजित किया जा सकता है। देखते हैं अब सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं। सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं वे होती हैं जैसे सांप्रदायिकता, अस्पृश्यता, जनसंख्या विस्फोट, बाल शोषण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, महिलाएं, मद्यपान और नशापान की समस्याएं। आर्थिक समस्याएं गरीबी, बेरोजगारी, काला धन। वैधानिक समस्याएं अनाचार, हिंसा और आतंकवाद। यह वर्गीकरण केवल समझाने की सुविधा के लिए किया गया है दोस्तों। ये सब एक दूसरे से गहरे रूप में जुड़े हुए हैं। गरीबी आर्थिक की साथ साथ सामाजिक समस्या भी है। इस प्रकार समुदायवाद का भी को आर्थिक कारकों से गहरा रिश्ता है। अपराध और अनाचार वैधानिक मामले हैं, परंतु ये सामाजिक और आर्थिक कारकों से भी जुड़े हैं दोस्तों। भारतीय समाज से पहले भी विभिन्न चरणों में सामाजिक समस्याओं के खिलाफ सामाजिक आंदोलन आयोजित किए जाते रहे। इसी प्रकार आज भी समुदाय, जातिवाद, छुआछूत, निरक्षरता, मद्यपान और नशापान के खिलाफ सामाजिक और आर्थिक आंदोलन चलाए जा रहे हैं। 1919 में गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन के नेता बनकर उभरे। उन्होंने हरिजनों, आदिवासियों और महिलाओं को ऊपर उठाने के लिए रचनात्मक कार्यक्रम बनाया। उन्होंने सिका ग्रामीण उद्योग को पुनर्संगठित करने का प्रयास किया। उन्होंने समुदायवाद, छुआछूत और मद्यपान के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो आपने देखा कि समकालीन चरण किस तरह से कि समुदायवाद, जातिवाद, छुआछूत, निरक्षरता, मद्यपान, ये इस तरह की सामाजिक और आर्थिक आंदोलन चलाए जा रहे थे। लेकिन 1919 में एक गांधी जी ने ऐसा राष्ट्रीय आंदोलन चलाया जिनमें बहुत फर्क पड़ा कि जिससे इसको बहुत हद तक कम करने में गांधी जी सफल हुए। आगे देखते हैं संरचनात्मक रूपांतरण और सामाजिक समस्याएं। संरचनात्मक रूपांतरण के संदर्भ में भारतीय सामाजिक समस्याओं को समझने के कतिपय प्रयास किए गए। संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण। संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें निम्न जातियां उच्च जातियों के अनुष्ठानों और रीति रिवाजों का अनुसरण कर फिर रोमांचक ढंग से समाज के ऊपर पायदान पर पहुंच जाते हैं। यह एक सांस्कृतिक क्रिया है, परंतु सामाजिक हैसियत और पेशे में सांस्कृतिकरण के कारण आया उच्च स्तरीय बदलाव भी एक संरचनात्मक प्रक्रिया है। अब देखते हैं पश्चिम और खासतौर पर इंग्लैंड के संपर्क में आने पर भारत के रूपांतरण की रेल चल पड़ी, जिसे पश्चिमीकरण के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रशासन, कानून और शिक्षा पर पश्चिमी अंग्रेजी भाषा पर स्पष्ट प्रभाव पड़ा। पश्चिमी जीवन शैली के प्रभाव में शिक्षित और शहरी भारतवासियों के एक बड़े हिस्से में खान पान, पहनावा, बोली और आदतों के पश्चिमी शैली में ढाल लिया। पश्चिमी के अनुसरण से पश्चिमी लोकतंत्र के मूल्य, औद्योगिकरण और पूंजीवाद का समावेश हुआ। पश्चिमीकरण का सांस्कृतिक के साथ साथ रचनात्मक आयाम भी है। औपनिवेशिक प्रशासन के तहत शहरी केंद्रों का उदय हुआ। आधुनिक शिक्षा अर्थव्यवस्था के उद्योग से रोजगार जुड़े तथा शिक्षा, प्रशासन, न्यायपालिका और प्रेस के प्रभाव से शहरी मध्य वर्ग का उदय हुआ। ये सब संरचनात्मक परिवर्तन थे। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, भारतीय संदर्भ में आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण का गहरा आपसी रिश्ता है। ठीक है, अब देखते हैं हम आधुनिकीकरण के इतिहास की कुछ प्रक्रियाएं। असल सवाल यह है कि भारत में इन संरचनात्मक रूपांतरणों को किस प्रकार की सामाजिक समस्याएं पैदा हुई। भारतीय समाज में अंतर्विरोधों के बावजूद मार्क्स द्वारा प्रतिपादित व्याख्यापित क्रांति भारत में नहीं पहुंची। संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण और आधुनिकीकरण के रूप में रूपांतरण की यह प्रक्रिया कमाबेश भारतीय संदर्भ में बनी रही। रुकावट के धीरे धीरे होता चला गया।
तो आपने देखा कि संस्कृतिकरण क्या है, जो निम्न जाति के लोग थे ना, जो निम्न जातियाँ थी, जो छोटी जातियाँ, उच्च जातियों के अनुष्ठान थे, जैसे हवन, पूजा, विधि विधान द्वारा मंदिर वगैरह में जाना न जाना, तो वहाँ की पूजा करना, तो वे जो निम्न जातियों ने उनका अनुसरण किया कि वे किस तरह से कर रहे हैं, और वे धीरे धीरे करते करते एक संस्कृति में उन उच्च जातियों के बराबर पहुंच गए। ठीक है, तो इस तरह से हम संस्कृतिकरण हो पाया। और पश्चिमीकरण, इसमें प्रशासन, कानून, शिक्षा और पश्चिमी जैसे अंग्रेजी भाषा का प्रभाव पड़ा, जिसमें पश्चिमीकरण हो पाया। आधुनिकरण में औद्योगिकरण, मुद्रा बाजार, आधुनिक प्रौद्योगिकी, संचार के माध्यम औद्योगिकरण जैसे हो पाए। ठीक है, अब चलते हैं संरचनात्मक पतन और असंगतियाँ। संरचनात्मक विघटन और संरचनात्मक असंगतियाँ। संरचनात्मक विघटन की अवधारणा का प्रयोग टालकॉट पारसन्स द्वारा किया गया। उनके अनुसार इसका अभिप्राय प्रणाली जन्य ऐसी कठोरता से है जो सामाजिक रूपांतरण का प्रतिरोध करने या उसमें बाधा डालने का प्रयास करती है। इससे प्रणाली विसंगठन उत्पन्न होता है। तीसरी दुनिया के देशों में स्वतंत्रता काल में आधुनिकीकरण के प्रति बढ़ती हुई ललक रही। इन देशों ने अर्थव्यवस्था, औद्योगिकरण, आधुनिक प्रविधि, साक्षरता और विवेकशीलता, नागरिक संस्कृति और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के संरचनात्मक आधार के बिना ही संसदीय लोकतंत्र, वयस्क मताधिकार, आधुनिक संविधान की अवधारणाओं को पश्चिम से उधार लेकर अपनाया। परिणाम स्वरूप उन देशों में लोकतंत्र सफल नहीं हो सका जो पहले उपनिवेश रह चुके हैं। नरजातीय, सांप्रदायिक, जनजातीय, क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाएं इन देशों में इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि वे लोकतंत्र, आधुनिक राष्ट्र, राज्य और नागरिक समाज की आधारभूत संरचना को भी क्षरण कर रही है। ऐसा भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफ्रीका के अन्य देशों में स्पष्ट रूप से दृष्टिगत हो रहा है। भारतीय समाज में सामाजिक रूपांतरण का प्रभाव रूप से दिखाई देता है। अब देखते हम एक और रूपांतरण के 3 प्रतिमानों सामंजस्य की नई समस्याएं पैदा की हैं, जिनकी चर्चा पहले की जा चुकी है। वहीं दूसरी ओर समय समय पर सामाजिक रूपांतरण की प्रक्रिया का विरोध भी हुआ। इस संदर्भ में हम अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को अर्ध सामाजिक गतिशीलता की आकांक्षा के प्रतिरोध, महिलाओं के अधिकार के समुचित दावों को अस्वीकृति एवं सही अथवा गलत किसी तरह से भी भूमि सुधार के कार्य में बाधा उत्पन्न करने के उदाहरण दे सकते हैं। भारतीय संदर्भ में संरचनात्मक असंगतियां भी दिखाई देती हैं। ये सामाजिक विघटन और सामाजिक समस्याओं के लक्षण और कारण दोनों हैं। असंगतियों का अर्थ है कि एक ही संरचना के अंतर्गत 2 विपरीत उप संरचनाओं का होना जो कि एक दूसरे के संगत न हों। एक और तो भारत में अति परिष्कृत और आधुनिक महानगरीय उच्च तथा उच्च मध्यम वर्ग हैं, तो दूसरी ओर उपभोक्तावादी से प्रभावित। दूसरी ओर भारत में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो आदिवासी हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जहां आसानी से पहुंचना भी नहीं जा सकता और जिन्होंने रेलगाड़ी तक भी नहीं देखी होगी। भारतीय समाज का एक छोटा वर्ग जेठ युग में रहता है, जबकि भारत की एक बड़ी जनसंख्या आज भी बैलगाड़ी पर निर्भर है। यह स्थिति धनी और निर्धन, ग्रामीण और नगरीय लोगों के बीच अंतर होने का स्पष्ट सूचक है, जिससे विभिन्न समूहों और सत्रों के बीच खाई पैदा होती है। ये संरचनात्मक असंगतियाँ भारतीय समाज में विद्यमान गरीबी, असमानता, दुर्गमता, वंचकता की सूचक है। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से बताया गया है कि संरचनात्मक पतन की असंगतियाँ किस किस तरह से है कि हमारे देश में, भारत में एक वर्ग तो ऐसा है जो हर तरह की सुख सुविधाएं, साधन संपन्न से परिपूर्ण हुए हैं, और लेकिन उससे कुछ बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी भी है जिन्होंने आज तक कोई रेलगाड़ी भी नहीं देखी है और वे सिर्फ बैलगाड़ी पर ही निर्भर, आज भी बैलगाड़ी में घूमते हैं, जहाँ पर ना तो लाइट है ना पानी है, और फिर भी वो गरीबी की कगार पर खड़े हैं। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसा समानता का प्रतिरूप या अधिकार बनाना चाहिए कि जिससे संपत्ति में भी समानता की जा सके। ठीक है, आगे चलते हम नरम राज्य। गुनार मेडाल ने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में भारत सहित एशिया के अनेक देशों में आधुनिकीकरण से उत्पन्न समस्याओं के विषय में उल्लेख किया है। उनका मानना है कि
शक्तिशाली राज्य, प्रभावी सरकार एवं कठोर निर्णय लेने तथा अपने देश के कानून को सख्ती से लागू करने की उनकी क्षमता आधुनिक यूरोपीय समाज की प्रमुख विशेषताएं हैं। किंतु आमतौर पर दक्षिण एशिया देशों में और विशेषकर भारत में स्वतंत्रता काल में शासकीय अभियान द्वारा एक ऐसे पथ का अनुकरण किया जा रहा है जिसे मिडाल ने नरम राज्य की नीति की संज्ञा दी। राजनीति के लोकतांत्रिकरण ने इस नीति को और भी मजबूत किया। इसने राष्ट्र राज्य को अपने देश के कानून को लागू करने की क्षमता को कमज़ोर किया। परिणाम स्वरूप अपराध, हिंसा, आतंकवाद, कानून के उल्लंघन, राजनीतिक जीवन में भ्रष्टाचार, राजनीति के अपराधीकरण में काफ़ी बढ़ोतरी हुई। तो अब आगे देखते हैं हम सामाजिक कारक और सामाजिक समस्याएं। सामाजिक समस्या एक ऐसी स्थिति है जो किसी समाज विशेष में वस्तुपरक रूप में विद्यमान रहती है और वह समाज आंतरिक रूप से उस समस्या को वांछनीय मानता है। अतः सामाजिक समस्या समाज सापेक्ष है या उसका एक सामाजिक संदर्भ होता है। इसलिए सामाजिक समस्याओं के अध्ययन के लिए उनके सामाजिक संदर्भों को समझना अपेक्षित है। सामाजिक संदर्भ पर चर्चा ऐतिहासिक या संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य में की जा सकती है। इससे पहले हमने यह स्पष्ट किया कि भारत में विभिन्न ऐतिहासिक अवस्थाओं में किस प्रकार से जुड़े विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हुई। अब हम विभिन्न समस्याओं से जुड़े प्रमुख सामाजिक कारकों को समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए हम प्रमुख सामाजिक कारक किस तरह के हैं। भारत की जो सामाजिक समस्याओं भारतीय समाज में उनके उत्पन्न होने तथा बने रहने के अध्ययन के लिए भारत की उन सामाजिक स्थितियों को समझना अपेक्षित है जिनमें उन समस्याओं का अस्तित्व बना रहता है। जहाँ तक सामाजिक समस्याओं का संबंध है, भारत में सामाजिक संदर्भ के अंग बनने वाले कुछ प्रमुख कारण हैं जिन्हें मैं बताता हूँ आपको, सुनो। जैसे भारतीय जनसंख्या की विजातियाँ, सांस्कृतिक तत्व, हमारी अर्थव्यवस्था, निर्धनता और शिक्षा। ये जो तीन चीज़ें हैं, अर्थव्यवस्था, निर्धनता और शिक्षा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। अभी है राज्य, राजनीतिक व्यवस्थाएं, नगरीकरण, औद्योगिकरण भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी यह देखते हैं भारतीय जनसंख्या की विजातीयता। भारत एक विजातीय समाज है जहाँ अनेक धर्म, जातियाँ एवं भाषाई और जनजातीय समूह हैं। भारतीय जनसंख्या का यह विजातीय स्वरूप भारत में बहुत सी सामाजिक समस्याओं का कारण है। भारत एक विजातीय समाज है, इसका मतलब क्या है कि भारत में बहुत धर्म, जाति और भाषा के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी भारत एक है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि भारत एक विजातीय समाज है। अब देखते हैं हम कि धर्म किस तरह का है। समाज के बहुधर्मावलंबी स्वरूप तथा विभिन्न धर्मों के बीच होने वाला संघर्ष भारत में सांप्रदायिक समस्याओं को बढ़ावा मिला। भारत में सांप्रदायिकवाद अंतर्धार्मिक समूहों के विकृत संबंधों के विशेष रूप से हिंदुओं और मुसलमानों के बीच बिगड़े संबंधों के रूप में एक गंभीर समस्या है। यह समस्या ऐतिहासिक दृष्टि से भारत में मुसलमानों के आक्रमण, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच प्रारंभिक संघर्ष, ब्रिटिश शासन और सांप्रदायिक विभाजन को प्रोत्साहित करने की उनकी नीति राजनीतिक सत्ता से और संसाधनों के लिए स्पर्धा के साथ जुड़ी हुई है। धीरे धीरे संप्रदायवाद की समस्या ने हिंदू और सिखों के बीच को भी प्रभावित किया। भारत में एक बड़ी संख्या में सिख रहते हैं। उनकी अधिकांश आबादी देश के अपेक्षाकृत विकसित क्षेत्र पंजाब में है। पंजाब में सांप्रदायिक राजनीति और आगे चलकर आतंकवाद का उदय किस प्रकार हुआ, इसे समझने के लिए इस क्षेत्र में शक्तिशाली समुदाय के रूप में तथा समूचे राष्ट्र में अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में उनके होने जैसे तथ्य पर विचार करना समीचीन होगा। ठीक है, तो देखा आपने कि धर्म है किस तरह का और धर्म हमारे लिए किस तरह का विनाशकारी साबित होता है। धर्म बार बार तोड़ता है, बार बार जोड़ता है। ठीक है, क्योंकि धर्म, एक धर्म को मानने वाला इंसान दूसरे धर्म के राजनीतिक, सांप्रदायिक, आर्थिक विकास का शोषण करता है। ठीक है, जैसे कि जो ब्रिटिश थे, अंग्रेज थे, उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित किया और दूसरी ओर हिंदू और सिखों की एकता को भी खंडित किया और उनको तोड़ने का काम किया और फिर वे सफल भी हो पाए। तो इस तरह से धर्म हमारा
हमें विनाशकारी भी साबित होता है, लेकिन कई बार यह हमारे धर्म जीवन यापन में भी सहायक होता है। आगे देखते हैं हम जाति। भारतीय सामाजिक ढांचे का दूसरा तत्व जाति प्रणाली है। जाति प्रणाली ने भारतीय समाज को बहुत से समूहों में बांट दिया है, जिससे उनके बीच विभिन्न प्रकार से विभिन्न अंशों में संबंधों का प्रभाव पड़ा। यह भारत में विभिन्न सामाजिक समस्याओं का मूल कारण है। एक समस्या के जातिवाद से एक जाति या दूसरी जाति से भेदभाव उत्पन्न होता है और सर्वहितवाद के सिद्धांत का उल्लंघन करके जाति के लोगों द्वारा अपनी जाति के लोगों का पक्ष लेने की विशिष्टतापूर्वक प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। जाति के आधार पर सामाजिक राजनीतिक हैसियत प्राप्त करने की प्रथा और जाति को ध्यान में रखकर शिक्षा और रोजगार के मामलों में पक्ष लेना और विरोध करना जाति की प्रमुख विशेषताएं हैं। भारत की सामाजिक स्थिति के अंतर्गत कमजोर वर्गों के लिए उठाए गए कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए कोई भी जाति का मानदंड अपनाने को उचित ठहरा सकता है। साथ ही ऐसी कल्याणकारी उपायों में तनाव और विवाद उत्पन्न होते हैं, जिससे कि जातिवाद प्रवृत्तियां उजागर हुई हैं। जाति प्रणाली से भारत में शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। पारंपरिक रूप से जाति ने शिक्षा के लिए लोगों को योग्यता को निर्धारित किया है। पारंपरिक प्रणाली के अंतर्गत शिक्षा ऊंची जातियों का ही परम अधिकार मानी जाती थी। इस परंपरा के अंतर्गत ज्ञान को ऊंची जातियों तक ही सीमित कर देने के दुराग्रह से जन सामान्य को शिक्षा नहीं मिल पाई। यह भारत में बड़े पैमाने पर निरक्षरता की समस्या के कारणों में से एक है। तो देखा दोस्तों आपने, जाति हमारे समाज में किस तरह से एक बहुत बुरी प्रथा है। ठीक है, क्योंकि एक समस्या है जातिवाद में एक जाति का दूसरी जाति से भेदभाव उत्पन्न होता है। यह सर्वहित जाति के लोगों द्वारा अपनी जाति के लोगों का पक्ष लेने की विशिष्टता पर प्रवृत्ति उत्पन्न करता है। ठीक है, क्योंकि देखिए पहले समाज में ऐसा होता था कि जो उच्च जाति के लोग थे उनको ही शिक्षा लेने का अधिकार होता था, लेकिन कुछ समय पश्चात कुछ सुधार आंदोलन हुए, जिनमें B.R. अम्बेडकर, गांधी जी आदि बहुत से नेताएं हुए, जिन्होंने जातिवाद को ख़त्म करने का कार्य किया। ठीक है, लेकिन वो भी पूरी तरह सफल नहीं हो पाए। फिर हमारा संविधान गठित किया गया, तो उसमें सबको समान अधिकार दिए गए, लेकिन जो निम्न जाति के लोग थे, जातिवाद था, उसको कुछ समान करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के अधिकार दिए गए, जिसमें कि सब समान हो सके। ठीक है, अभी भाषा, भारतीय समाज का दूसरा पहलू है कि उसमें बहुत सी भाषाएं बोली जाती है, जिससे भिन्न भिन्न भाषाई समुदायों के बीच विवाद उत्पन्न होता है। भारत ने भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करके सामाजिक राजनीतिक यथार्थ को स्वीकार कर लिया है, जिससे भाषाई पहचान बनाने का प्रोत्साहन मिला। यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि राष्ट्र के रूप में भारत एक ऐसी राष्ट्रभाषा अपनाने में असमर्थ रहा जो सभी को स्वीकार हो और जो संपर्क भाषा के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य कर सके। ऐतिहासिक कारणों से उच्च शिक्षा, प्रशासन और कूटनीति के लिए अंग्रेजी अभी भी संपर्क भाषा के रूप में बनी हुई है। ठीक है, तो देखा दोस्तों आपने कि भाषा भी हमारे भारतीय समाज में एक अहम समस्या है, क्योंकि विभिन्न भाषाओं के बोलने वाले लोग हमारे भारत में रहते हैं और हमें आज तक अपनी एक राष्ट्रभाषा चुनने का मतलब कि प्रशासनिक भाषा नहीं मिल पाई है, लेकिन हमने अंग्रेजी भाषा को अपनी एक प्रशासनिक कूटनीति के रूप में भाषा के रूप में वर्गीकृत किया हुआ है, जिसमें अलग अलग तरह से हम चलते हैं। आगे देखते हैं जनजातियाँ। भारत जनजातियों की बड़ी आबादी वाला देश है। भारत में जनजातियों का समाज एक समान नहीं है। वे जीवन पद्धति, बाहरी दुनिया से संपर्क, कल्याण और विकास कार्यक्रमों को अपनाने की दृष्टि से बिल्कुल भिन्न है। जनजातियों को एक लंबे समय अरसे से भारतीय समाज की मुख्य धारा से अलग रखा गया है कि उनके पिछड़ेपन का कारण है। इसके अलावा उन गैर जनजातियों के विभिन्न प्रकार से उनका शोषण किया जिनके वे संपर्क में आए हैं। एक तरफ गैर जनजाति के लोगों ने आर्थिक उपलब्धि के लिए जनजातियों का शोषण किया, दूसरी तरफ वे विजन जातीयकरण की समस्या का सामना कर रहे हैं, जिससे जनजातीय संस्कृति और जीवन पद्धति के खो देने या
उसे हर्ष होने की समस्या उत्पन्न होती है। इस संदर्भ में भारत की जनजातियों की मुख्य समस्या पिछड़ापन, शोषण, विजन जातीयकरण, जातीय तनाव, विभिन्न प्रकार के जनजातीय आंदोलन तथा भारत के कतिपय भागों में जनजातियों के बागी हो जाने की है। जनजातियाँ क्या हैं कि वे जनजातियाँ इस तरह से हैं कि उनको कुछ डर रहता है कि बाहरी जीवन से वे बिल्कुल संपर्क कल्याण कार्यक्रमों को हटाने का कार्य करती हैं। वे अपने पास किसी भी बाहरी तत्व को या बाहरी कल्याण कार्यक्रमों को आने नहीं देती। उनको भय रहता है कि कहीं उनके जातीय तनाव हो या फिर पिछड़ापन हो, शोषण हो, इस तरह को वो अगर वे ख़त्म नहीं करना चाहते। अल्पसंख्यक देखते हैं आगे, भारतीय समाज के व्याप्त विषमता से भारत में अल्पसंख्यकों की समस्या उत्पन्न हुई है। भारत में पहचाने गए प्रमुख अल्पसंख्यक समाज धार्मिक और भाषाई हैं। धार्मिक अल्पसंख्यकों की समस्या राष्ट्रीय स्तर पर मानी जा सकती है तथा भाषाई अल्पसंख्यकों की प्रसंगता माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो रुक गई थी। तो अब शुरू करते हैं। सांस्कृतिक तत्व। भारत में कतिपय सांस्कृतिक तत्व ऐसे हैं जिन्होंने भारत में कुछ सामाजिक समस्याओं के बने रहने में खास योगदान किया है। इस संदर्भ में सांस्कृतिक विशेषताएं विशेष तौर पर देखी जा सकती है। भाग्यवाद, विशिष्टतावाद, सार्वजनिक संपत्ति के प्रति दृष्टिकोण, पितृसत्तात्मक व्यवस्था। भाग्यवाद में क्या है? भारत में सामाजिक समस्याओं से जुड़े रहने वाला एक सांस्कृतिक तत्व भाग्यवाद है। कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में जीवन के प्रति भाग्यवादी प्रवृत्ति के मजबूत तत्व हैं। एक ऐसी प्रवृत्ति जो जीवन में सफलता को भाग्य एवं कर्म के फल के रूप में स्वीकार करती हैं। भाग्य और कर्म का सिद्धांत अन्याय और शोषण के विरुद्ध जन सामान्य के प्रतिरोध को रोकने का एक तरीका सिद्ध हुआ है। छुआछूत, भेदभाव, बंधुआ मजदूरी जैसी कुप्रथाएं लंबे समय तक भारत में रही हैं। उनके बने रहने के बाद भी उनसे प्रभावित लोगों ने इन्हें कोई चुनौती नहीं दी। ऐसा इसलिए है कि प्रभावित लोगों ने प्रथाओं को अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल के माना है। कल्याण और विकास कार्यक्रम धर्मनिष्ठ भाग्यवाद में विश्वास करने वाले जन सामान्य की उदासीनता और भेदभाव के कारण ऐसी स्थिति में पीछे रह जाता है। आगे देखते हैं हम विशिष्टतावाद। भारतीय समाज में बड़े पैमाने पर पाई जाने वाली दूसरी सांस्कृतिक विशेषता सर्वहितवाद के विरुद्ध विशिष्टतावाद में अपने लोगों, अपने संबंधियों, अपने जाति या धर्म के लोगों के लिए अत्यधिक ध्यान रखने की अवधारणा में झलकता है। प्राय अपने निर्णय व कार्यों में सर्वहितवाद का मानव अलग अलग थलग रहता है। हमारे समाज में चल रहे पक्षपात या भेदभाव जैसे भ्रष्टाचार सर्वहितवाद के मानदंडों के प्रति उपेक्षा के परिणाम हैं। जाति, जनजाति, धर्म, भाषा या क्षेत्र के आधार पर समाज एक दूसरे को से कुछ आपसी विवाद भी अपनी अपनी अलग पहचान बनाने और अपने को विशिष्ट मान के आधार पर सामाजिक राजनीतिक हैसियत प्राप्त किए जाने की कोशिशों के कारण उत्पन्न हुए हैं। सार्वजनिक संपत्ति के प्रति दृष्टिकोण। भारतीय समाज की दूसरी विशेषता जिसका संबंध भ्रष्टाचार से है, सार्वजनिक संपत्ति और धन के प्रति उपेक्षा का भाव रखना। ऐसा विश्वास है कि भारतीय को यह औपनिवेशिक शासन की विरासत में मिला है। दुर्भाग्यवश भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी यह प्रवृत्ति अभी भी बनी हुई है होती है। सार्वजनिक संपत्ति के प्रति इस प्रकार ध्यान न देना भ्रष्टाचार, काला धन, कर चोरी, सार्वजनिक वस्तुओं के दुरुपयोग और सार्वजनिक निर्माण में निम्न कोटि की सामग्री के इस्तेमाल का एक मूल कारण है। दोस्तों, हमने पहले भी आपको बताया था कि सार्वजनिक संपत्ति एक बहुत बड़ी समस्या है जिसे निजी संपत्ति के तौर पर देखा जाता है। देखिए, जो सार्वजनिक संपत्ति है एक बहुत बड़ा भाव रखना है और धन की उपेक्षा का। ऐसा विश्वास है कि भारतीयों को यह संपत्ति विरासत में मिली है। दुर्भाग्य है कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भी वह यह नहीं समझ रहे कि हमें समानता का अधिकार मिल चुका है और फिर भी वह देश में इस प्रकार से है कि भ्रष्टाचार, काला धन, कर चोरी आदि वस्तुओं को कर रहे हैं। ठीक है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था, जैसा कि विश्व में अन्यत्र भी है कि
भारतीय समाज के बहुत से समाजों में कुल मिलाकर पितृसत्तात्मक व्यवस्था रही है, जिसमें पुरुष का प्रभुत्व होता है। भारतीय समाज में महिला की भूमिका की संकल्पना पत्नी और माँ के रूप में ही रही। भारत में महिलाओं की सामाजिक परिस्थिति पुरुष की तुलना में हीन मानी जाती रही है। यह समस्या सांस्कृतिक आवश्यकताओं के कारण और भी गहरी हो जाती है। यह मानकर चला जाता है कि लड़का परिवार की वंश परंपरा को आगे चलाएगा और मृत्यु होने के बाद धार्मिक अनुष्ठानों को भी वही पूरा करेगा। इस धारणा ने लड़कों के लिए सांस्कृतिक रूप से तरजीह कर दी है और लड़की को निम्न दर्जा दिया है तथा उसे एक बोझ माना जाता है, जिसे महिलाएं पुरुष की अधीनता का शिकार हुई और सामाजिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनके खिलाफ भेदभाव बरसता है। दहेज, बहू के साथ दुर्व्यवहार, पत्नियों को मारना पीटना, निरक्षरता, व्यवसायगत भेदभाव, सामाजिक अलगाव और मनोवैज्ञानिक रूप से आश्रित होना आदि जिन व्यवस्थाओं का सामना महिलाओं को करना पड़ता है, उनका मूल कारण लड़के को वीर्यता देने जाने की अवधारणा में है। मतलब देखा आपने पितृसत्तात्मकता कि भारतीय समाज में आज भी यह माना जाता है कि लड़की महिला है जो वह एक हीन पुरुष की तुलना में हीन मानी जाती है। वह उसको महिलाओं को सिर्फ पत्नी या माँ के रूप में ही देखा जाता है। यह हमारी अवधारणा बहुत ही गलत है और यह सोचा जाता है कि पुरुष हमारे वंश को आगे बढ़ाएगा, लेकिन यह गलत है कि यह अवधारणा हमें बदलनी चाहिए। आज के समय में लड़की भी पुरुषों के बराबर है और वह भी हर कार्य में आगे चल रही है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम अर्थव्यवस्था, गरीबी और शिक्षा। आर्थिक रूप से भारत एक ऐसा देश रहा है जहां कृषक समाज की प्रधानता रही है। स्वाभाविक रूप से मजदूर वर्ग की कृषि पर निर्भरता अधिक है। अल्प विकसित कृषि पर मजदूर वर्ग की इस प्रकार की अत्यधिक निर्भरता भारत में सामाजिक समस्याओं में से प्रमुख कारण है। इससे प्रत्यक्ष और तौर पर गरीबी बढ़ती है, जो कि भारत में बहुत सी अन्य सामाजिक समस्याओं के मूल कारणों में एक है। कुपोषण, खराब स्वास्थ्य, भिक्षावृत्ति, वेश्यावृत्ति आदि का मूल कारण भारत में बड़े पैमाने पर गरीबी का कारण है। भारत में मानव के कुछ पहलू हैं। बाल श्रमिक जिससे कि देश में स्पष्टता गरीबी प्रकट होती है। भारत में एक सामाजिक बाल समस्या बन गया है बाल श्रम। समाज में गरीब वर्गों के परिवारों की एक बड़ी संख्या अपने बच्चों की कमाई पर निर्भर रहने के लिए मजबूर है। वे ऐसी स्थिति में नहीं है कि अपने बच्चों को पूर्णकालिक स्कूली पढ़ाई के लिए या अंशकालिक पढ़ाई के लिए भी छोड़ सकें। इस प्रकार से जिन बच्चों की आयु स्कूल में पढ़ाने की होती है, वे मजदूरी के रूप में काम करते हैं। यह ही बाल श्रमिक है। यह बहुत गलत हो रहा है हमारे देश में। निरक्षरता और शिक्षा, व्यापक पैमाने पर गरीबी का कुप्रभाव भारत में शिक्षा पर भी पड़ा। देश में व्यापक स्तर पर निरक्षरता की समस्या गरीबी की उस स्थिति की का एक बड़ा परिणाम है जिसमें जन सामान्य रहते हैं। गरीब लोग अपनी जीवन निर्वाह के लिए पहले से ही इतने दबे और चिंतित रहते हैं कि शिक्षा के प्रति उनका कोई रुझान ही नहीं होता या समय ही नहीं मिल पाता। गरीब व्यक्ति जब सुबह शाम की रोटी का जुगाड़ करने के लिए संघर्ष कर रहा है तो उसे शिक्षा के मूल्यों के बारे में समझना ही हास्यास्पद है। गरीब वर्ग के अधिकांश लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने तक को तैयार नहीं होते। जो लोग अपने बच्चों को स्कूल में दाखिल करवा देते हैं, उनमें से अधिकांश लोग अपने बच्चों को साक्षरता के किसी सार्थक मानक स्तर पर पहुंचने से पहले ही स्कूल भेजना बंद कर देते हैं। इसका परिणाम यह है कि भारत को व्यापक निरक्षरता की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। साक्षरता प्राप्त करने में सक्षम देश की जनसंख्या के लगभग 50% लोग अभी भी निरक्षर हैं। तो आगे देखते हैं हम औद्योगिक और शहरीकरण। भारत में औद्योगिकरण और शहरीकरण की प्रक्रिया धीमी रही है। औद्योगिकरण देश के कुछ ही भागों में हुआ। परिणाम यह हुआ कि कुछ शहरों की जनसंख्या में बेहद वृद्धि हुई। कुछ शहरों की जनसंख्या में बेहद वृद्धि से शहरी गरीबी, बेरोजगारी, भीड़ भाड़, प्रदूषण, मलिन बस्ती आदि जैसी विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हुई। राज्य और राज्य व्यवस्था। भारत में सामाजिक समस्याओं को रोकने या उनका समाधान पाने के लिए राज्य का हस्तक्षेप बहुत महत्वपूर्ण है। औपनिवेशिक काल के प्रारंभ में सती प्रथा 1829 को मिटाने तथा ठगी पर नियंत्रण लगाने के लिए राज्य द्वारा कई कदम उठाए गए। 19वीं सदी में उत्तरार्ध में
अंतर सामूहिक और अंतर्जातीय विवाह के लिए कानूनी अवसर प्रदान करने हेतु कई कदम उठाए गए। बाल विवाह को रोकने के लिए 1929 में शारदा एक्ट पारित किया गया और स्वतंत्रता काल में भारत ने एक लोकतांत्रिक संप्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी समाज गठित करने का संकल्प लिया। संविधान में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, महिलाओं और बच्चों के हितों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए गए। छुआछूत की प्रथा को एक अपराध घोषित किया गया। हिंदू समाज में सामान्य तौर पर और हिंदू विवाह प्रथा में विशेष तौर पर सुधार किए जाने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जैसे कुछ विशेष उपाय अपनाए गए। युवाओं, बच्चों और सामान्य रूप से विकलांगों व्यक्तियों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए गए। भारतीय समाज में सामाजिक आर्थिक बदलाव हुए लाने के लिए पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई। 1970 के बाद गरीबी हटाने, ग्रामीण समाज में क्षेत्रों को ग्राम विकास और रोजगार सर्जन के लिए विशेष ध्यान दिया गया। इन कार्यक्रमों को प्रभाव भारत के सामाजिक आर्थिक जीवन पर दिखाई देता है। पर्याप्त उपलब्धियों के बावजूद भारत अभी भी गरीबी, बेरोजगारी और भारतीय समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग तंगहाली की ज़िंदगी जीने में बहुत बड़ी समस्याओं से ग्रस्त है। ठीक है दोस्तों, इसमें राज्य और राज्य व्यवस्था में क्या बताया गया है कि भारत में सामाजिक समस्याओं को रोकने का समाधान राज्य के हस्तक्षेप का बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि औपनिवेशिक काल में सती प्रथा को रोका गया, मिटाने के कार्यक्रम चलाए गए। ठीक है, 1929 में शारदा एक्ट पारित किया गया बाल विवाह को रोकने के लिए। तो इस तरह के बहुत से कार्यक्रम राज्य सरकार को चलाने चाहिए, जिससे हमारे समाज में सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं या सामाजिक समस्याएं हैं वो ख़त्म हो सकें। तो चलिए दोस्तों, आज हमने ESO के चैप्टर 3 को कंप्लीट किया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 4th चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।